आप काम करेंगे। और अगली कड़ी में हमारे माननीय श्यामदेव राम जी जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद परामर्श को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और विषय पर ही अपनी बातों को रखें। माननीय श्यामदेव राम जी परामर्श से आइए। जो हमको बोलने का मौका दिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर संथाल परगना के पावन धरती पर और इस त्योहार हॉल में हम लोग का आदिवासी एकता परिषद कर्मचारी संघ का 10वां अधिवेशन चल रहा है। इसमें हमारे मंच पर उपस्थित पदाधिकारी और हमारे साथियों गर्भवती हैं, उसके लिए मैं सभी को जोहार और जय गुरुनाथ। मैं पलामू जिला का रहने वाला हूँ और इस अधिवेशन में 10वां अधिवेशन में अधिवेशन में उपस्थित हुआ हूं। मैं सबसे पहले मैं विषय वस्तु पर ही मैं बोलना चाह रहा हूं, वो है ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन क्या है? इस संबंध में हम लोग को आदिवासियों, एसटी, एससी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी को ईवीएम मशीन के बारे में कुछ हम लोग को पता नहीं है। इसके बारे में हम लोग को जागरूक करना है और इसको इस्तेमाल करके हमारे दुश्मन ने हम लोग को नाम बना रखा है। जब तक हम लोग इस ईवीएम को जब तक नहीं हम लोग तोड़ेंगे, हटाएंगे, तब तक हम लोग को निवासियों का शासन कदापि नहीं हो सकेगी। साथियों, ईवीएम मशीन जो है हमारे दुश्मन मात्र चंद 3.5% है। भारत का शासन जो है मात्र 3.5% और 3.5% है 1.5 करोड़ जनता को बुलावा बना रखा है। बहुत दुखद बात है। ईवीएम मशीन नहीं था, हमारे दुश्मन जो है लाल कृष्ण अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे ऐसे बड़े बड़े नेता थे, लेकिन कभी सत्ता में नहीं आए। लेकिन अभी अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है ईवीएम मशीन ला करके अभी लगातार तीसरा बार सरकार बनाए हुए हैं। हमारे बाबा साहब जो है 1919 में मनुस्मृति खत्म कर दिए, जला दिए, लेकिन अभी के डिजिटल मनुस्मृति अभी ईवीएम मशीन है। जब तक ईवीएम मशीन रहेगा तब तक हम लोग को सत्ता कदापि नहीं जा पाएगा। इसको हम लोग को जन जन में गांव में जाके हम लोग को जागरूक करना होगा
करने का अधिकार जो दिया था उसको सबको ऊपर कर दिया। तो शिक्षा नीति जो है वे कभी समाप्त कर दिया। हमारे गरीब गुरुआ पढ़ा नहीं पाएंगे, इतना शिक्षा महंगा कर दिया प्राइवेटाइजेशन करके, तो पढ़ ही नहीं पाएगा। दूसरी बात है शिक्षा तो किया, लेकिन नौकरी भी सब समाप्त कर दिया। हमारे भारत में अभी नौकरी नाम का कोई चीज नहीं है, टोटल प्राइवेटाइजेशन कर दिया। जो हमारे इसके पहले गुलामी में था वही गुलामी अभी भी हम लोग गुलामी में जी रहे हैं। मात्र हम लोग को मौलिक अधिकार थोड़ा सा लटका हुआ है, वही बचा हुआ है। तो मौलिक अधिकार खत्म हुआ तो हम लोग एकदम संपूर्ण एकदम 100% हम गुलामी हम लोग आ जाएंगे। जो डीएनए के आधार पर माइकल मान साहब गांव में मतलब तो इसको सिद्ध कर चुके हैं कि डीएनए के आधार पर यह ब्राह्मण जो है 37% एक विदेशी है, एशिया के रहने वाले हैं। इसका डीएनए क्या है? R1 और A1 क्लियर है, पूरा देश जान रहा है, हड़कंप मच गया है हमारे दुश्मनों का। और हम लोग का डीएनए क्या है? F3MN। इसी में दुश्मन जो है तबाह हो गया है। मान लीजिए इसको सोच रहा है कि 3.5% विदेशी ब्राह्मण जो है एक अपना वार्ड सदस्य भी नहीं बना सकता है, तो शासन कैसे कर सकता है हमारे देश में? तो इसका एक हथकंडा बना दिया है कि हिंदू मुस्लिम, मान इसके पास कुछ नहीं है, मान है हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम कहता है, टारगेट कहा जाता है हमारे ओबीसी पर। हिंदू मुस्लिम कहता है लेकिन टारगेट कहा जाता है ओबीसी पर। इसलिए कि मंडल कमीशन ने सिद्ध कर चुका है कि ओबीसी का जनसंख्या 52% है, एकदम 50% से भी अधिक। तो वैसे भी जिसकी जितना भागीदारी उतना उसका हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन इसको जो है हिंदू मुस्लिम करके एक टारगेटिंग किया जा रहा है ओबीसी को। अगर ओबीसी निकल जाता है तो ऑटोमेटिक है कि समझे हम विदेशी प्रक्रिया है, समझे कि यहां से हम हट जाएंगे। तो इस षड्यंत्र का मतलब समझे कि रूपरेखा है। तो इस बात को जितना जो हमारा बामसेब का अफसुर संगठन है, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय मुस्लिम एकता परिषद, तो इस तरह का और भी संगठन बामसेब का अफसुर संगठन है। इसको हम लोग को घर घर तक, गांव गांव तक हम लोग को काम करना होगा। यदि हम लोग काम नहीं करेंगे तो एकदम निश्चित है हम लोग को गुलामी की ओर ले जा रहा है और गुलामी हो जाएगी। तो और भी तो बहुत है। अब दूसरी बात है कि सीए क्या किया है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको जो है 2019 में शुरू किया था। वैसे तो सीए मतलब 1952 भी है, लेकिन इसको कौन रखा था? लेकिन इसको जो है अमेंडमेंट करके पूरी करके समझे कि एक आदिवासियों को जो है एकदम हमारे वक्तागण जो है अंसारी साहब डिटेक्शन कैंप में डालने का, ये डिटेक्शन कैंप में इसके खुद साइड हो गया कि यहाँ के मूल निवासी जो है आदिवासी आदिकाल से है, अब उसको जो है इसको अमेंडमेंट करके एकदम समझे कि विदेशी घोषित कर रहा है और डिटेक्शन कैंप में जाके मार देने का। कोई स्पष्ट है एक आसाम में भी इस तरह हुआ। अगर बामसेब नहीं रहता तो डिटेक्शन कैंप में डाल के कितना को मार दिया, करीबन 7,000 का। आओ क्या है बामसेब चलते जाओ, उसको निकाला गया। यह षड्यंत्र है। और दूसरी बात है कि यूसीसी ये 23 इसको क्लियर कर दिया है। 2019 में शुरू किया था, लेकिन 2023 में जब इसको
दिया है। ये बाम से के चलते ही समझे कि क्लियर लागू नहीं कर पा रहा है, लेकिन बना के हमारा दुश्मन जो है एकदम ठीक है। तो साथियों, इसमें हम लोग को जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग को जागना होगा। अब कार्यकर्ता हम लोग गांव तक नहीं पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचाएंगे तो एकदम समझ क्लियर है कि हम लोग एकदम समाप्त है। दूसरी बात है यूसीसी। यूसीसी क्या चीज है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। इससे मतलब समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता में है कोई एक समान, हाँ, एक समान जो है, एक समान कानून लगा के हमारे यहाँ का जितना जो है आदिवासी है, ईसाई जो है, मुस्लिम संगठन जो है, इसको जो है सभी को जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है। अगर इसको लागू कर दिया, इसको लागू किया था हरियाणा, उत्तरांचल में, गोवा में भी। अगर बाम से अगर नहीं रहता तो अगर ये जो है शुरू हो जाता तब आग के जैसा फैल जाता, फिर रुकने वाला नहीं था। किसके चलते रुका? मात्र हमारे बाम से संगठन है जिसके चलते हम मौन हो गया। तो साथियों, इसमें हम लोग को लगना बहुत जरूरी है। जो कि हम लोग यहाँ का मूल निवासी है उसी को विदेशी कर जा रहा है। जो विदेशी है वहाँ का ये हम पसंदीदा बनने जा रहा है और शासन भी कर रहा है, और यहाँ का मूल निवासी है जिसको विदेशी घोषित कर रहा है। तो हमारे वक्तागण तो बहुत है, बहुत कुछ बोलना था, मैं इतना ही। तो साथियों, हम लोग को इसमें जगना बहुत जरूरी है। और यह है तो इसमें एसीसी था तो कहता है चलो गांव की ओर, चलो गांव की ओर हम लोग को संगठन को, चलो घर घर हम लोग को पहुंचना है और घर घर हम लोग जाके जगाना है। इसलिए जब तक हम लोग घर घर नहीं जाके नहीं जगाएंगे तो हमारे आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी मेजोरिटी जो है एकदम सोया हुआ है, और सीधे हमारे आदमी को जितना भी है ओबीसी के नशा ही नहीं टूट रहा है। हिंदू का नशा जितना जकड़ दिया है उसको नशा नहीं टूट रहा है। जब इसे गुलाम निश्चित बन एकदम क्लियर 100% हो जाएगा तो समझिए कि नशा कब टूटेगा। अभी जो है ओबीसी को 314 सिविल सर्विस आईएएस अफसर को क्रिमिनल लगा करके छटनी कर दिया। इतना हम करने पर हमारे ओबीसी नहीं जग रहे हैं तो कब जगेंगे? क्या है हिंदू? उधर हिंदू का क्या मतलब समझ के कर रहा है, प्रचारित भी कर रहा है, लेकिन कहीं पर ओबीसी को कहीं हिस्सेदारी भी नहीं है। अब हमारे खास करके हमारे आदिवासी जो है, आदिवासी को क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन करके लड़ाया जा रहा है। हमारे ये भी पता नहीं है हमारे आदिवासियों को शिक्षा का रोशनी कहां से मिला। हमारे मिशनरी अगर नहीं रहता तो ही सरना क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन कर रहा है, वो शिक्षा का रोशनी भी नहीं दिखाई पड़ता। पता नहीं, एक हमारे झारखंड प्रदेश में हमारे दुश्मन जो है आरएसएस शुरू करते हैं। आरएसएस का संगठन हम लोग को गुलाम बनाने के लिए 35 संगठन चल रहा है। 35 संगठन अब खास कर आदिवासी को वनबंधु और वनवासी कल्याण के लिए चलाया जा रहा है। और हमारे आरएसएस में जो है काम कर रहा है हमारे आदिवासी लोग, उसको कहते हैं भलुआ दलाल। हमारे समाज के जो जाने के बाद हमारे समाज का जितना गरीब गुरबा का बातें नहीं करता है, पता नहीं क्या हो जाता है, कौन सा मंत्र दे देता है, पता नहीं। हमारे हरने का समझे क्या उसको कुर्सी मिल जाएगा क्या? हमारे आदिवासी को जो वनवासी कल्याण केंद्र चलाया जा रहा है, वनबंधु चलाया जा रहा है, क्या उसको मतलब समझिए कि मिनिस्ट्री दे देगा, कुर्सी दे देगा? पता नहीं। हम लोग को मतलब समझिए कि थोड़ा सा चंद पर कौड़ी भर पैसा में मतलब बिक जा रहा है। जूठा पत्थर उठाने के लिए तैयार है, जूठा पत्थर खा के पेट भर रहा है, लेकिन ये भी शर्त नहीं आती है कि बढ़िया पत्थर में खाना चाहिए।
बहुत गंभीर बात है। तो साथियों, हम लोग को जागना बहुत जरूरी है कि हम लोग को जो है क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन का लड़ाया जा रहा है, हम लोग को जागना बहुत जरूरी है। खास करके हम लोग को सफा हो कहते हैं ना, सफा हो का नशा जो है ना, क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन, वो सफा हो को कम नशा टूटेगा। जब तक नशा कम टूटेगा, जब तक हम लोग घर घर जाके हम लोग दीपक नहीं जलाएंगे, जब तक प्रचार नहीं करेंगे, दारू का है वो नशा हम लोग का जितने भी जो हो रहा है DNPNP करके और सरना और क्रिश्चियन करके नशा में मतलब दूर करवा दिया है, उसको हम लोग कार्यकर्ता लोग को हम लोग घर जाकर के दीपक जलाना होगा, करना होगा। तो साथियों, तो मैं ज्यादा समय ले लिया और भी मेरा वार्तागण है। और ओबीसी मैं यहाँ पर हमारा ओबीसी सबसे बड़ा भाई है। ओबीसी को अभी तक भारत सरकार जो है, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी हैं, लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हुए हैं, तीसरी बार। लेकिन जातीय राजनीति नहीं कर रहा है और भारत कर भी रहा है क्या, हिंदू के नाम से। सोचिए, हिंदू के नाम से जनगणना तैयार है तो गिनती कर रहा है, जो कि कितने हैं हमारे ओबीसी पूरे भारत में 3743 जाति है। तो 3743 जाति में गिनती करना चाहिए। तो हिंदू के नाम पर मात्र एक कर रहा है, हिंदू के नाम पर कर रहा है, सोचने की बात है। और वही जो है पूजा करने जाता है, शादी करने जाता है, तो हमारे छुपा हुआ खाना नहीं खाता, क्या कहता है, हमको कच्ची और पक्की कहता है। इतना हो कम से कम सम्मान चाहिए हमको, फिर खत्म हो जाती है। मेरा ही खाना खा रहा है, हम ही से छूट मर रहा है और फिर भी हम उसका पैर धो दिया है, इतना नहीं। और फिर भी हमारे विधायक संसद फिर भी पुरुष की शासन कर रहा है, हिंदू का प्रचार नहीं कर रहा है। लेकिन हमारे ओबीसी भाई को शासक प्रशासन में कहीं उसे हिस्सेदारी नहीं है। हमारा 1992 में राम मंदिर के नाम पर जो समझौता किया गया, वहां पर क्या सही हुआ, हमारे ओबीसी एसटी एसटी। लेकिन आज भी जो है राम मंदिर में कौन है, 3.5% काम करेंगे हम, मरेंगे हम, और खाना खाएगा विदेशी 3.5%। इतना हो तो कम से कम हमारा ओबीसी भाई को नहीं छूटना चाहिए। फिर हिंदू के नाम पर सजा करना अजीब हो रहा है। मैं इतना ही कह के मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। हमारे बात को सुने, इसलिए धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सामने जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद पलामू को। इन्होंने विस्तार पूर्वक हमारे मूल निवासियों के लिए, मूल निवासियों के जगाने के लिए इन्होंने अपना विचार किया। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं माननीय एतवा और प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद झारखंड को आमंत्रित करता हूँ, आए और विचार अपना व्यक्त करें विषयों पर। जो लोग नए आए हैं, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो बाहर जाकर रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि वो आवश्यक है कार्यक्रम कराने के लिए। रजिस्ट्रेशन करा करके ही अंदर प्रवेश करें। आइए बहुत
बहुत धन्यवाद महोदय। ये आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आज के कर रहे हैं लवधन मुर्मू, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय आदिवासी कन्वेंशन नई दिल्ली। और इस कार्यक्रम के उद्घाटक है गोनोलाल सोरेन, शिक्षक दुर्गा, और मुख्य अतिथि जो नाम खन सोरेन से सेवानिवृत्त SDM दुर्गा, झारखंड। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित लोग हैं नंद किशोर बास्की, शिक्षक परिडी जरमुंडी। दूसरा है मनमत प्रोफेसर डॉक्टर करलुस टोको, रामगढ़ कॉलेज, रामगढ़। तीसरा है मनमत मानसिंह सोरेन, जिला अध्यक्ष बामसेर, जमशेदपुर। चौथा है मनमत सत्यनारायण मंडल, बामसेर, साहेबगंज। चौथा है संतलाल मुर्मू, शिक्षक, बामसेर, गोड्डा। अगला है विनोद राय, जिला अध्यक्ष, बामसेर, साहेबगंज। और अगला है नरेश मराठी, बामसेर, दुर्गा। और अगला है मनमत रामचंद्र मिश्रा, जिला अध्यक्ष, भारत मुक्ति मोर्चा, दुर्गा। और प्रमुख उपस्थिति इस प्रकार है मनमत रोगिने का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बामसेर, झारखंड। और अगले हैं रोज मेरी हादसा, भारत मुक्ति मोर्चा, महिला संघ, पाकुड़। और आगे है चौहा हादसा, भारत मुक्ति मोर्चा, महिला संघ, दुर्गा। और मनमत संजय बेसरा, प्रदेश अध्यक्ष, बामसेर, झारखंड। मनमत बसंतरा, प्रदेश अध्यक्ष, भारत मुक्ति मोर्चा, झारखंड। मनमत रघुनाथ राव, प्रदेश संयोजक, राष्ट्रीय सरना मोर्चा, झारखंड। मनमत एसवाउरा, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय आदिवासी ऐक्य परिषद, झारखंड। तो साथियों, ये 10वां राज आज यहाँ पाकुड़ में संपन्न होने जा रहा है। हम लोग निर्णय लिया कि ये जो कार्यक्रम झारखंड के सभी जिला में पारी से लगाया है, ताकि लोग को अवसर मिले कि अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार और लोगों को जागृति ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में यहाँ पार्टिसिपेट करें। इसीलिए इस कार्यक्रम को हम लोग दुर्गा में डिसाइड किया। पिछला साल लगा था आपको गुमला में, तो गुमला का नजारा आपको दिखेगा तो आपको दिखाई देगा। तो इस तरह हम लोग लगी सभी डिस्ट्रिक्ट में या तो झारखंड की 24 जिला में पारी से कार्यक्रम को लगाया जाए, ताकि लोगों को जागृति करने, प्रचार प्रसार करने, लोगों को ज्यादा पार्टिसिपेट करने में सहूलियत। इसीलिए कार्यक्रम को हम लोग इधर दुर्गा में डिसाइड किया और बहुत पहले ही इसका हैंडबिल में हम लोग डिजाइन कर दिया था और बहुत जगह समय से पहुंचा भी। बसंत ये कारण ये हुआ कि इतना ज्यादा इस पर कार्यक्रम लगा और सब कार्यक्रम बहुत बढ़िया से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आगे पीछे जाइए, 25 अगस्त को बामसेर का राज्य अधिवेशन बड़ी में हुआ, बहुत अच्छा खासा वहाँ कार्यक्रम हुआ। सेकेंड लगा हम लोग का राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का तीसरा चरण का कार्यक्रम। पहला चरण आपको 8 अगस्त पहला चरण, दूसरा अगस्त 21 अगस्त। लेकिन 21 अगस्त में थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो गया था, इधर जाए किधर नहीं जाए। और तीसरा चरण था 2 सितंबर। अब 2 सितंबर का जो रैली प्रदर्शन आप लोग देखिएगा आजकल तो सोशल मीडिया में आपको मिलेगा। तो ये कार्यक्रम इतना ज्यादा लगने के बावजूद भी सब कार्यक्रम बहुत बढ़िया से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और अभी फिर पिछला 8 तारीख को भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का 5वां राज्य अधिवेशन चतरा में बहुत बढ़िया से संपन्न हुआ। और फिर आज 15 अगस्त 1924 को आज दुमका में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय आदिवासी कन्वेंशन इकाई संपन्न हुआ। इसी बीच 10 तारीख को फिर रांची में ही मीटिंग हुआ, इसका अध्यक्ष था डॉक्टर मानी साहब कर रहे थे। तो हर काम
आके प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। और बीच में इस तरह का जो पानी का जो अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो इससे थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगा होगा कि यार पानी आ रहा है तो क्या जाए या नहीं जाए, दुविधा में पड़ के इस तरह का थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है आज के दिन में। लेकिन जो भी हो, आज इतने आदमी भी अगर आप ध्यान पूर्वक हम लोग सब अगर इसको ग्रहण करें और इसको लेके अगर जाए और प्रचार प्रसार करें, तो आने वाला जो अगला 2025 का जो राजा जनरेशन होगा वो बहुत बढ़िया से संपर्क और अच्छा खासा हो सकता है। तो इसमें विषय लगा हुआ है, पहला विषय है कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। ईवीएम को मनुष्यों का या तो एक कोई अफसर है के द्वारा किए जाने वाले जाने का खतरा बहुत अधिक है, एलोन मस्क का एक बयान है, अथवा द्विदैवीय संसदीय लोकतंत्र को ईवीएम के द्वारा पुनः स्थापित करना और मूल निवासी बहुजन को वास्तविक सत्ता से वंचित करना शासक जातियों का षड्यंत्र, एक गंभीर चर्चा। आज भी ईवीएम के बारे जितने भी राजनीतिक पार्टी नहीं बोल रहा, तो जब वो नहीं बोल रहा है तो जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि सही है गलत। एकमात्र संगठन बाउंसर शुरू से लेकर अंत तक ईवीएम को बात करो कि ईवीएम हटना चाहिए। खास राजकारण का इस तरह का हैंडलिंग ईवीएम को करता है कोई कष्ट, ईवीएम को मुद्दा पक्का होता है। और 18 जनवरी को हम लोग दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोसेस भी किया ईवीएम को विरोध, जबकि 244 धारा 1 महीने पहले लगाया गया, फिर ही वहां रहेगा कि लगभग पहुंचा तो ईवीएम हटना। दुनिया के हर विकसित देश, विकासशील देश जब ईवीएम के यूज नहीं करता है, भारत इस तरह का विकासशील देश नहीं होते हुए भी ईवीएम को लेकर खड़ा कर दिया। एक आम आदमी को पता ही नहीं चलता है कि अगर हम दबा दिया ईवीएम को, मेरा वोट किधर। तो ये ईवीएम का लड़ाई बाम से आगे भी लड़ेगा और बिना खत्म किए ये हम लोग को मतलब जो मौलिक अधिकार है या तो हम लोग को सत्ता में आना है, ये कभी हो नहीं सकता। दूसरा विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आड़ में मनुष्य संस्कृति को लागू करना, भारतीय संविधान को निष्प्रभ करने का शासन जाति का षड्यंत्र, एक गंभीर विश्लेषण। अथवा डीएनए के आधार पर साबित हुआ कि ब्राह्मणों का डीएनए R1A1 है, यूरोपियन ब्राह्मण विदेशी है। ये आपको हर चर्चा में लाइए, ये चर्चा का विषय है। चाहे कहीं भी आप लोग 2, 4, 5 ग्रुप में बैठिए, डीएनए का बात को चर्चा में लेंगे। ये बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हो, अभी ब्राह्मण बहुत बढ़िया से एक्सपोज हो गया है। आपको अगर कोई सूट मिलेगा तो वहां बोलेगा नहीं, वो सूट से गलत, इसको लाना ही लाना, इसी से एक्सपोज हो रहा है। तो ये डीएनए ये भारतीय लोगों से नहीं मिलता, ना इसी से मिलता है, ना एसटी से मिलता है, ना ओबीसी से मिलता है। अरे एससी ओबीसी कन्वर्टेड जो क्षेत्र कम्युनिटी है धर्म पर, तो उसे भी नहीं मिलता है। और आज का डेट में अगर ब्राह्मण लोग के घर में अगर महिला है उसे भी नहीं मिलता, तो आज उनके घर में जो महिला है उनको भी समझ में आ गया तो लड़ाई हो जाएगी। लगता है अगर शादी जानकारी अगर मिल जाए उस महिला को, उनका घर में भी बात खड़ा हो जाए, हो सकता। तीसरा विषय है ओबीसी की जाति आधारित जनगणना न करना, ओबीसी की संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का शासन वर्ग का सुनियोजित षड्यंत्र, एक विश्लेषण। चर्चा अथवा 2019 के चुनाव में भाजपा के द्वारा 2024 के चुनाव में कांग्रेस के द्वारा ओबीसी जाति जनगणना का मुद्दा उठाना या केवल ओबीसी का चुनाव में इस्तेमाल करने का जुमला था, एक गंभीर विचार मंथन। पिछला मैनिफेस्टो को आप देखिएगा तो जो भी सत्ताधारी पार्टी से मुद्दा को मैनिफेस्टो में डालते, तो उस समय लगा कि भैया ये जीत के आएगा तो जितने जो मुद्दा डाल रहा है मैनिफेस्टो में हो सकता है अमल करेगा, लेकिन ये अमल करने वाला नहीं है। वो एक तरह का उसको सत्ता में आना था और हम जैसे मूल निवासियों को बुजुर्ग बनाना।
हम लोग आदमी 5 साल तक तो भुला जाता है, तब तक नया एजेंडा का लेकर आ देता है सामने। और सेकेंड चरण का जो द्वितीय सत्र होगा, इसमें है चलो गांव की ओर अभियान का एक 7% अमल करना, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण अनिवार्य है, खुद सर एक कमीशन। क्योंकि संगठन बड़ा जो संगठन पूरे भारत में बाप से चला रहा है, इसका आज का डेट में शायद 90 ऑफशूटिंग हो गया है। अब 90 ऑफशूटिंग को तैयार करने में उनका जो जितना खर्चा लगता है, वो एक हम लोग मूल निवासी ही से कलेक्ट करना। ये संगठन का उद्देश्य भी हमको व्यवस्था परिवर्तन करना है, तो किसी कोई पूंजीपति या तो कोई ब्राह्मण पट्टी से हमको साथ सहयोग नहीं है। एक मूल निवासी आज का डेट में 90% लोग से ही साथ सहयोग लेके और इस संगठन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आजादी का लड़ाई लड़ना है और आजाद किसको करना है, यहाँ पे मूल निवासी को करना है। अगर हम विदेशियों से अगर साथ सहयोग लेंगे तो फिर तो गुनगान उनका ही करना पड़ेगा, वो हमको कभी भी यूज कर सकता है। इसलिए मूल निवासी से साथ सहयोग करें और बढ़िया से अगर हम लोग प्रचार प्रसार कर दे तो सहयोग देने के लिए लोग तैयार है। वहां उन लोग से साथ पहुंचना देरी है, बात रखना देरी है, आज लोग समझ रहे बढ़िया से। तो ये सेकेंड सत्र का सत्र है सर। और दूसरा है सेकेंड सत्र है आदिवासियों के विरोध में बने नए कानून, सीए एनआरसी के समय लोग घर से बाहर नहीं निकलता था और जिस दिन 12-1 बजे तक ऐलान होता है कि भैया काल रोड में चिट्ठी भी नहीं घूमेगा, 12-1 बजे अनाउंस होता है और 12-1 बजे अनाउंस होता है और हम लोग दूसरे दिन प्रचार करने के लिए जा रहे थे। आपको कहाँ अनगढ़, रांची से अनगढ़ पुलिया रोड में, जैसे ही अनगढ़ जा रहे हैं तो एक बाजार लगता है जिसको डिब्बे के दिन लगता है और हर डिब्बे का जो उसको कुंडली पोखर होता है। ठीक वहां पर गए हम लोग तो साला एकदम पूरा सन्नाटा है, कोई पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। दूसरी चीज जैसे अनगढ़ तरफ हम लोग डाउन होना शुरू करे, 2 पुलिस वाला लोग डंडा पकड़ के आ रहा है कि आपको पता नहीं कि अनाउंस हुआ है कि चिट्ठी भी नहीं घूमेगा, आपको कैसे आ गए? तो हम लोग बोला यार भागना तो मरना पड़ेगा, नहीं तो उस गाँव में तो हम पहुंच नहीं सकते। बोला कि मेरा रिश्तेदार है, बहुत ज्यादा बीमार है, अगर आप छोड़ देते तो हम उनसे मिल के आ सकते। बोला कि नहीं। फिर जैसे वापस आया बाजार करके, जैसे ही आप लोग गांव के तरफ से बोले कि चलो उस गांव में जाना है, उस समय इतना लोगों का दिमाग खराब था कि हर गांव में बैरियर लगा, नहीं जा सकता, हर रोड में बैरियर कि भैया गांव में कोई घुस नहीं सकता। फिर दोबारा रोड में हम लोग आया, रिक्वेस्ट किया तो वही पुलिस मिला, बोला कि ठीक है। जिस गांव में हम लोग मीटिंग किया वहां भी एक था, बोलता है कि सर 5 आदमी से ज्यादा अगर बैठोगे तो पुलिस आएगा उठा के ले जाएगा जेल में डाल थाना। तो हम बोला ठीक है, इतना ध्यान से दिया आएगा तो वो भी आ सकता है। तो बोला ठीक है, आप लोग थोड़ा दूर में बैठे, हम लोग बात करें। और सब कोई अपना कपड़ा लगाया हुआ, बोला कि आप लोग 5 मिनट 3 मिनट 3 गज 5 गज में बैठिए, फिर मत कीजिए, आप लोग चर्चा। उधर हम लोग जब प्रचार करना शुरू किया तो बोला कि भैया देखो शाम को 5 बजे हम लोग से यहाँ निकल, पुलिस मिलेगा नहीं तब तक नहीं। हम लोग वहाँ 5 बजे तक 5 को गांव में इसी तरह का मीटिंग किए सीए एनआरसी के जागरूकता में, और 5 बजे वहां से निकले तो कोई पुलिस नहीं था। फिर हम लोग अब उसी समय आने के बाद दूसरा दिन फिर हम लोग गए, तो उस समय हम लोग ज्यादा रोड में नहीं घूमते थे, उस समय सीसीटीवी लगा हुआ था। और सीसीटीवी लगा हुआ था, गलती से अगर हमने पार गया ना तो आपका गाड़ी का नोटिस आ जाता। मेरा भी आया था। तो इस तरह का पहले का सिस्टम उन्होंने तैयार किया था कि भैया रोड में कोई नहीं रहेगा, लेकिन सीसीटीवी जरूर रहेगा। गलती से अगर आपने पार किया ना तो आपका ले लेगा वो फोटो और आपका गाड़ी। उसी दूसरे दिन फिर हम लोग क्या आपका खेल गांव के बाजू में गौशाला है, गौशाला मतलब गाय पालने का चारागाह, तो वहां पर
इस आदमी से बोला कि भाई चलना है क्योंकि 15 से हम लोग लौट रहे हैं। तो बोले कि यहाँ गौशाला लोग बहुत ज्यादा लोग रहता है, तो इन लोग खाद को क्या करता है, बिक्री करता होगा। तो उस समय मेरा पैर जो है ना ईटा गिरा था, तो हम हाफ पैंट में घूमते, हम फुल पैंट नहीं लगा क्योंकि मेरे पैर में मतलब दीवार गिर गया। तो हम हाफ पैंट में घूमते थे, चप्पल पहने थे, हाफ पैंट चलाने वाला तो चलाने बहुत था पीछे बैठे। उधर से लौटते समय हम लोग गौशाला में घूमे, और गौशाला में घूमने के बाद वो जो कुर्सी पर बैठा हुआ था वो बोला कि सर ऐसे ऐसे बात करना है। तो बोला यार कपड़ा तो तो मेरा नौकरी चला गया। तो हमने बोला सर ये 33 करोड़ देवी देवता को तो हमें ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है, क्या किया ये कब काम में आया। इतना बड़ा जो सामने दिक्कत आया सीए एनआरसी का, अरे तो कहाँ चला गया, हम उन्हीं को ढूंढने आए। तो लग उनको शर्मा गया कि कुछ नहीं हो, फिर हम कुछ कपड़ा तो कुछ नहीं। तब इससे बोला कि ज्यादा नहीं बात करना है तो और भी उखाड़ेगा है। तो कुछ बात नहीं किया, बोले कि भाई आपकी इधर से गुजर है इसलिए हम लोग आए हुए हैं कि आपका जितना लोग गायब हो रहा था तो क्या करते तो बिक्री कर दो ना। तो हम लोग उन्हीं पता कर रहे हैं कि आप एक क्या दाम लेते। इसी तरह हम सीए एनआरसी समाधि हम लोग घर में नहीं रहा, जितना नहीं रहा ये लोग दोनों उतना दिन हमने पता किया। और दोस्तों में हम लोग नहीं तुमसे ज्यादा गली गली में ही बोल लीजिए। एक बार जब नोटिस आया तो उसमें सब रोड में इस तरह का जागृति का काम है। चाहे तो कुछ भी लगा ले रोड पे, चाहे तो सीए एनआरसी ला ले, अभी यूसीसी लाया था, अभी आदिवासी के लिए वन संशोधन का कानून जो 2023 वो लाया, लाते रहेगा, ये छोड़ने वाला नहीं। इसीलिए समाज को बढ़िया से जागृति कर दीजिए, और बढ़िया से हम लोग कर लिए तो इसको लाठी डंडा और गोली चलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये 3% लोग है, इन लोग को जाना है जाए, ये हल्के का नहीं। जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जब कानून है सभी के लिए कि बाहर के लोग किसी भी देश में रह सकता है, कमा सकता है, रह सकता है। आज ये 3% ब्राह्मणी भारत के 90% मूल निवासी के ऊपर शासन कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। बस फिर ये मूल निवासी को जगाने की देर है। जिस तरह अंग्रेज चले गए, इन लोगों को भी जाना तय है, लेकिन संगठन का उद्देश्य नहीं है ऐसा कि आप लोग बाहर चले जाइए, लेकिन आप भी जहां जहां भी आप लोग ने कब्जादारी किया उसको छोड़वा। तो जब वो हाथ छोड़ जाएगा तो हमारा मूल निवासी वहां स्थापित हो जाएगा, फिर हम लोग उसको चलाएंगे। तो इस तरह का कार्यक्रम में लोगों को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और जो भी नोट करने लगे जरूर नोट करना चाहिए। यही आपको सही खुराक मिलता है, बाकी कोई भी मीटिंग सभा मीटिंग में नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। एक आपको अगर ये जो मानसिक गुलामी का अगर आज खुराक दे रहे हैं तो बाम सेट के अलावा कहीं मिल नहीं सकता है। इसीलिए बाम सेट का कोई भी कार्यक्रम होता है, इंडिया के कोई कोना में हो, चाहे तो झारखंड के कोई राज्य में हो और कोई जिला में हो, प्रयास जरूर करना चाहिए और बैठना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, वोट करना चाहिए, और ये हैंडबिल को जरूर बांटना चाहिए। ऐसे ऐसे विषय लगा के जहाँ चर्चा हो रहा है, तो अब इस मुद्दे पर ही चर्चा हो रहा है, तो इसको आप लोग को समझना है। और आपने मुझे बात करने के लिए अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद, आभार। जय मूल निवासी, जय झारखंड। बहुत धन्यवाद माननीय नेता को, जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष झारखंड है। इन्होंने हमें बहुत सी जानकारियां दी और हमें अवगत कराया। कार्यक्रम के अगली कड़ी में मैं अब हमारे उपस्थित माननीय रामचंद्र मिर्जा, जो भारत मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष दुमका है, आप आए और विषय पर अपनी बातों को रखें। रामचंद्र मिर्जा।
धन्यवाद संचालन महोदय। आज के राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राज्य स्तरीय अधिवेशन में उपस्थित हमारे सभी मंचासीन पदाधिकारी और झारखंड के सभी जिले से आए हुए सभी साथियों को जय बंदना। साथियों, आज का विषय है ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। ईवीएम को मनुष्य या ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हैक किया जाने का खतरा बहुत अधिक है। मोटा मोटी हम लोग समझेंगे कि ईवीएम को हैक करने की संभावना बनती है, तो ईवीएम को हटा देना चाहिए। और नहीं हटाने से हमारे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ईवीएम से चुनाव कराने पर हमारे देश के लोगों ने, हमारे जनता ने जिसको चुनना चाहता है वो चुन करके नहीं आता, और जिसको चुनना नहीं चाहता है वो चुन करके आता। और वो चुन करके जब आ जाते हैं तो सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं, और सत्ता पर कब्जा करने के बाद वो रणनीति बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं कि हम लोगों को गुलाम कैसे बनाया जाए, ये सिस्टम बनाता है। तो ये होता है ईवीएम के द्वारा। इसलिए ईवीएम को हटाए बिना यहां से उसे कब्जा, उस कब्जा से उसको हटा नहीं जा सकता। अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आड़ में मनुस्मृति को लागू करना भारतीय संविधान को निष्प्रभावी करने का शासक जाति का षड्यंत्र है। अब हमारे संविधान में जो हम लोग को मिला है कि समानता का अधिकार मिला है, ये मनुस्मृति को ला करके हमारे समानता का अधिकार को ये अधिकार करना चाहिए। मनुस्मृति को लाना चाहता है। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति में मनुस्मृति अगर ले आए तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? मनुस्मृति में हम लोगों को जो अधिकार दिया गया था कि भारत में ब्राह्मण पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, धर्म रख सकता है और शस्त्र धारण कर सकता है, और क्षत्रियों को पढ़ सकता है, पढ़ा नहीं सकता है, शस्त्र धारण कर सकता है, धर्म रख सकता है। वैश्यों को अधिकार है कि वो पढ़ सकता है, पढ़ा नहीं सकता है, धर्म रख सकता है, शस्त्र धारण नहीं कर सकता है। और हमारे 85% शूद्रों को अधिकार है उसमें कि शूद्र न पढ़ सकता है, न पढ़ा सकता है, न धर्म रख सकता है, न शस्त्र धारण कर सकता है। ये मनुस्मृति ला करके हम लोगों को इस स्थिति में लाने की षड्यंत्र चल रही है। साथियों, इस स्थिति को, व्यवस्था को खत्म करने के लिए हमारे लोगों को जागना होगा। इसको बिना आंदोलन का इसे दूर नहीं किया जा सकता।
साथियों, वाम से भारत मुक्ति मोर्चा ने भी यही सोच करके ये पीड़ा उठाया है कि कठिन आसान काम तो सभी कर लेते हैं, लेकिन कठिन काम करने वाले भी तो कोई हो। तो वाम से और भारत मुक्ति मोर्चा ने ये पीड़ा उठाया है कि कठिन काम करने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो और हमारे लोगों को एक मानसिकता बन गया, आदत सब बन गया है कि कठिन काम बड़ा कठिन होता है, उसे करना ही ये चल रहा है, जिसका परिणाम दिखाई भी दे रहा है। अभी आज का लोग गुलामी को स्वीकार कर रहे हैं और इस कठिन काम करने से जुड़ना भी नहीं चाहते। कठिन काम का नाम सुन करके देख करके ही लोग कहते हैं ये कठिन काम का बोझ और लोड लेना उसके लिए और कठिन हो जाए। तो ये कठिन काम करने के लिए जितने भी लोग आए हैं, हम लोग कठिन काम करने का आज संकल्प लेकर के इस अधिवेशन से संकल्प लेकर के जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय मूल निवासी, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रामचंद्र बिरला जी को, जो जिला अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा दुमका के पदाधिकारी हैं। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ जो 10वां संयुक्त झारखंड राज्य अधिवेशन 2024 जो दुमका में चल रहा है, इस कड़ी में मैं अगले वक्ता के रूप में माननीय संतलाल मुर्मू शिक्षक जो वामसद के पदाधिकारी हैं, वो मंच पर आए और विषयों पर अपनी बातें रखने का प्रयास करें। धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यहाँ उपस्थित वामसे एवं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ के पदाधिकारी एवं यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों को जोहार, जय मूलवासी। मैं 2018 से वामसे या इस संगठन राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद से जुड़ा हुआ हूँ। इस संगठन से जुड़ करके कुछ पुस्तकें जो मैंने पढ़ी और जितना भी या कुछ सम्मेलन में मैं जो सम्मिलित हुआ हूँ, इस तरह की मीटिंगें जो हुई उसमें जो मैं सम्मिलित हुआ हूँ, उससे जो मुझे अनुभव हुआ है या कुछ किताबें पढ़ के, जैसे एनपीटी, यहाँ कुछ किताबें हैं, एनपीटी हुआ, सेज हुआ, निजीकरण, ब्राह्मणी षड्यंत्र, आजादी के 2 आंदोलन, इन सब किताबों को जो मैंने पढ़ा उससे जो मुझे कुछ अनुभव हुआ है, मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूँगा। इसके बाद उसी में इंडियन का जो यहाँ मुद्दा दिया विषय दिया गया है, शायद आ जाए। साथियों, 15 अगस्त 1947 को मुझे जो अनुभव हुआ वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। 15 अगस्त 1947 को ये दिन आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद हमें कुछ अधिकार मिला हम आदिवासियों को। पहला अधिकार तो रिजर्वेशन मिला, जिससे हम पढ़े लिखे शिक्षित हुए। और दूसरा अधिकार जमीन, यानी 5वीं अनुसूची, ये बच्चा हर घर में है, बच्चा ये कहता है जमीन हमारी है। तो जमीन के नीचे में जो सोना, तांबा, आभा की बेटियां, जितनी भी संपदाएं हैं वो हमारी है, यह संविधान कहता है। यह जो 15 अगस्त 1950 के बाद जो हमें पढ़ने लिखने का जो अधिकार मिला, और इस अधिकार के तहत हमारी पीढ़ी जो पहली पीढ़ी 1970 में पढ़ के निकली,
और 1980 के दशक में लगभग उनको नौकरी मिली। नौकरी मिलने के बाद 1990 में लगभग पक्का बिल्डिंग बनाने शुरू की हमारे समाज के लोगों ने। तो दुश्मन की नजरें चढ़ गई और उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू किया और तब 1990 में एलपीजी नामक कानून लाया, 2004-5 में सेज कानून लाया और हमारा जो षड्यंत्र हमारी पीढ़ी को जो नौकरी मिली है ये सब समाप्त करने का या जमीन छीनने का इन लोगों ने षड्यंत्र किया। उन लोगों ने सोचा जैसे कि 1990 तक पक्का बिल्डिंगें शुरू हुई या हमारे समाज के लोगों को जो बड़े बड़े पद पर रिजर्वेशन के माध्यम से जो आए या हम जैसे लोगों को नौकरी मिली, तो जैसे एक डीसी साहब होता है किरण कुमारी पासी या हमारे आदिवासी समाज से एक डीसी हैं संजीव कुमार बेसरा डीसी साहब है। जब किसी काम से एक ब्राह्मण डीसी साहब के पास जाता है तो सबसे पहले कहता है प्रणाम डीसी साहब। प्रणाम करने के बाद वह जब अपना काम करके जब वापस जाता है तो मन में सोचता है साला एक गाली लेकर के जाता है, साला पासी, साला चमन, साला सौदा करता इसी साहब बन गया है। और यही उनके दिमाग में खटकता है। इसी खटक को अपने समाज में जाकर अपने बंद करके जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वैसे ही अपने समाज में जाकर के अपने लोगों को एकत्रित करता है और बताता है, क्या बताता है कि इनके पूर्वजों को हमारे पूर्वजों ने गुलाम बना करके रखा था। इनके पूर्वजों को हमारे पूर्वजों ने खटिया में बैठने का अधिकार नहीं दिया था, आज ये बड़ा कुर्सी में बैठ गया है। इनके पूर्वजों का हमारे पूर्वजों ने नए कपड़े पहनने का अधिकार नहीं दिया था, आज बड़का कोट पैंट पहन करके किसी साहब बन गया है। इनके पूर्वजों को हमारे पूर्वजों ने ताजा मांस खाने के लिए नहीं दिया था। आज ऐसी क्या नौबत आ गई जो एक अछूत को, एक नीच को, एक आदिवासी को, वनवासी को हमें उनको प्रणाम करना पड़ रहा है। उसकी वजह क्या है? जब उन्होंने वजह खोजी तो उन्होंने पाया उसकी वजह यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है, इसको हमें खत्म करना होगा। और उस संविधान को खत्म करने की उन्होंने षड्यंत्र रची और खत्म करने का प्रयास कर रहा है। लगभग खत्म हो चुकी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं जो अनुभव करता हूँ अपने गांव में जो रहता हूँ, हम लगभग हमसे आगे की जो यानी मेरे पिताजी के पीढ़ी के जो लोग हैं नौकरी करना उन लोगों ने शुरू किया। कुछ लोगों को नौकरियां मिली, दूसरी पीढ़ी में हम आए, हमने नौकरी की, लेकिन तीसरी पीढ़ी हमको दिखाई नहीं दे रहा है अपने गांव में कि किसी को नौकरी मिलेगी। और मैं यह समझता हूँ कि इसकी वजह गांव के लोग नहीं है, समाज के लोग नहीं है, ये शासक जातियों का षड्यंत्र का परिणाम है, जिसकी वजह से उन लोगों ने ऐसा षड्यंत्र किया है कि हमारे गांव के बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। मैं जब नौकरी ज्वाइन करने के बावजूद भी अपने समाज में फ्री में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया तो गांव के बच्चे कुछ दिन तक आए, फिर नहीं। तो कुछ वजह है जिसको हमें समझना होगा। तो कहा जाता है कि और दूसरी बात कि हमारा समाज का नेतृत्व एजुकेटेड में कौन कर रहा है? जो पढ़े लिखे नहीं है या जो मैट्रिक मुश्किल से या इंटर किए हुए हैं वो हमारे समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, और जो बीए किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं या जो नौकरी कर रहे हैं या जो नौकरी से रिटायर किए हुए हैं वो अपने बंद करने में आराम कर रहे हैं। वो जिम्मेदारी नहीं समझते कि हमको जिसकी वजह से ये नौकरी जो मिली है, वो क्या समझते हैं कि हमारे बाप दादा ने पढ़ाई लिखाई तब हमें नौकरी मिली है। हमने दामादी दादा जॉब करते स्कूल ही चला बिना, हमने मार भात खाया, खा करके जब हम स्कूल गए तब हमें नौकरी मिली है। तो एक सोचने वाली बात यह है कि आप 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950 के पहले क्या हम हमारे बाप दादा दामादी दादा दिखाते थे या मेहनती नहीं थे? तक्षशिला विक्रमशिला नालंदा यूनिवर्सिटी थी उस समय क्या हमारे पूर्वज पढ़ाई या उसके
उसके बाद पढ़ाई लिखाई की क्या व्यवस्था नहीं थी, तो क्यों नहीं पढ़े हमारे समाज के लोगों ने? इस विषय को खोजना बहुत जरूरी है। और एक अनुभव मैं बताता हूँ, जितने भी हमारे समाज के लोगों ने जो नौकरी कर रहे हैं, इसके बाद की पीढ़ियां नजर नहीं आता कि उनकी पीढ़ियां फिर से नौकरी ले पाएंगे। तो बहुत कुछ कहने की तो बातें हैं, इस सगेन को समझना होगा। 1990 में जो एलपीजी लाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये आपको यहाँ किताबें उपलब्ध होगी डिजिटल ब्राह्मणी सदन, उसको जब पढ़िएगा। छोटी सी पुस्तक है, मात्र 20 या 30 पढ़ने की है, लेकिन बहुत कुछ जानकारी है उसमें। आपको ये सदैव की तरह से जब उन लोगों ने देखा कि संविधान को समाप्त करना है, अगर डायरेक्ट हम समाप्त करते हैं संविधान को, तो बहुत बड़ी क्रांति होगी, तो उन्होंने पिछले दरबारी से इस निजीकरण के माध्यम से आरक्षण को समाप्त करने का उन्होंने सृजन किया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन क्या है? एलपीजी लिबरलाइजेशन मैंने मान लिया हम यहाँ आए हैं, हम लोगों ने एक स्कॉर्पियो से आया, तो किसी कारणवश हम लोगों का तेल खत्म हो गया, पैसे भी नहीं है, तो हमारे दोस्त यहाँ पर कई है दुकान, मैं उनसे कर्ज के रूप में या ऐसे ही मांग सकता हूँ 2000 रुपया, भैया दीजिए आपको 2000 रुपये, हम लोग को वापस गोड्डा जाना है, पैसे नहीं है। फिर दूरी बार जब हम आएंगे तो आपका पैसा मैं लौटा दूंगा। तो उन्होंने भी सोचा, लो भाई तुम हमारे दोस्त हो, लौटा देना है तो जब आओगे तो लौटा देना, नहीं भी लौटाओगे तो कोई बात नहीं। कहने का मतलब वो जो हमारा दोस्त है उसने मुझे 2000 रुपये दिए, अगर मैं उनको लौटाऊं तो उनको कोई असर नहीं होगी। यही है लिबरलाइजेशन। और इसी लिबरलाइजेशन के माध्यम से बैंक में जो हम मूल निवासियों का टैक्स के रूप में जमा पैसा बैंक में है, और वो खर्चों का काम दे करके उन लोगों को विदेश भगाने का काम कर रही है। विजय माल्या, मोहन चौकसी, नीरव मोदी और भी कई नाम हैं जो विदेश भाग चुके हैं। जो यहाँ बचे हैं वो यहाँ कंपनी बैठाने काम करते हैं, जैसे अडानी हो, अंबानी हो। ये सेज कानून के माध्यम से उन लोगों ने ऐसा कानून लाया और यहाँ पर 27,000 कंपनियों को आमंत्रित करने का उन लोगों ने काम किया है। 27,000 कंपनियां इस देश में आएगी। किस तरह से गुलाम बनाने का षड्यंत्र लोग कर रहे हैं, इस बात पर मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस देश पर 27,000 कंपनियां आएंगी और जमीन किसके पास है? जमीन आदिवासियों के पास है। एक कंपनी को लगभग 18,000 एकड़, जैसे गोड्डा में अडानी बैठी है, अडानी को 18,000 एकड़ जमीन चाहिए, लगभग एक ब्लॉक के बराबर। एक कंपनी को 18,000, अडानी को 18,000 एकड़ जमीन चाहिए। अगर ये 27,000 कंपनियां इस देश में आएगी तो समझ सकते हैं यहाँ पर किसकी जमीनें जाएगी, हम कहाँ रहेंगे। तो चूंकि डायरेक्ट तो संविधान को समाप्त नहीं कर सकता है, डायरेक्ट आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता है, तो इस तरीके से वो लोग हमारी जमीन को छीनेंगे और 27,000 कंपनियां इस देश में बैठेगी और आपको बुला जाएगा, आपकी आने वाली पीढ़ी को बुला जाएगा, आप यहाँ पर काम कीजिए, मिनिमम मजदूरी में 8 घंटा के बदले 16 घंटा काम कीजिए, और यहाँ जो आपके लिए कॉलोनी बनी हुई है वही पर 2 कमरे में आप रहिए, अपनी बीवी बच्चों को भी रखिए, अपने माँ बाप को भी रखिए, और गाय बैल रखने की जरूरत नहीं है, जो हमारी परंपरा है। तो 27,000 कंपनी इस देश में आएगी तो आपको कहा जाएगा आपको यहाँ काम करना है कीजिए, नहीं करना है तो ट्रेन, एक अंत्योदय ट्रेन चलेगी। ये एक हमारे साथ हमारे यार ये, हालांकि ये सुबह हमको नहीं मिली है, एक जो बासठ के हमारे साथ किरानी मांझी थे, इन्होंने मुझे इस बात से संगठन में जोड़ा, दुर्भाग्यवश आज हमारे बीच नहीं है। उन्होंने कहा एक अंत्योदय ट्रेन चलेगी जो बिल्कुल फ्री रहेगा, जिस प्रकार से फ्री में 1 रुपया में 2 रुपया में चावल मिलता है, एक अंत्योदय ट्रेन चलेगी और वो पूरे देश में फ्री में चलते रहेगा। 1 रुपया में आप दीजिए, आप अब चल जाइए, आपको बोला जाएगा कि यहाँ कंपनी में काम कीजिए,
नहीं पसंद है तो चाहिए तो ट्रेन में चाहिए बैठिया जहाँ जाना चाहिए, जब तक उधर भी कंपनियां हैं ट्रेन में बैठे वहां पर जा करके काम कर सकते हैं। अब अंत्योदय ट्रेन के विषय में सबको देता हूँ। मैं एक बार शायद वापसी के प्रोग्राम में ही पटना के गया हुआ या किसी एग्जाम के सिलसिले में गया हुआ था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने देखा कि एक ट्रेन लगी हुई है, उसमें लिखा हुआ है अंत्योदय ट्रेन। मैं फोटो करके लैपटॉप से जब से वो मोबाइल टूट गई, उसमें लिखा हुआ था अंत्योदय ट्रेन। तब मैंने मेरा दिमाग खटका, ईरानी माजी जो गाता था बिल्कुल वो सब की बातें हो रही है। तो कहने का मतलब साथियों, मैं बहुत ज्यादा बोल दिया हूँ, थोड़ा सा ईवीएम की बातें मैं बता दूं। क्या विषय रखा हुआ है कि लड़ाई के आज की तारीख में आप आपसा इन धर्मों या भाला से लड़ाई नहीं कर सकते, ये लड़ाई है सदियों से। तो लड़ाई का दो चार माध्यम ही है। पहला तरीका तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, लिखित है। दूसरा है वोटिंग के माध्यम से लोकसभा विधानसभा में अपने लोगों को भेजना, ये सब तरीका है। तो जब हमारे समाज के लोगों ने, जैसे कांशीराम हुए मुंसले 1970 के दशक में हमारे लोग जब पढ़ लिख करके आगे बढ़ने लगे, 80 के दशक में नौकरी मिलने लगी, तो कांशीराम साहब ने एक नारा दिया कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये शासक जाति ब्राह्मणों ने सोचा बात तो सही है, वोट इनकी ज्यादा है तो स्वाभाविक है शासक यही लोग बढ़ेंगे, तो क्या किया जाए। तो उसी समय से 1970-80 के दशक में ही उन ब्राह्मणों ने षड्यंत्र के ईवीएम लाया है, तब वाला प्रयोग 2004 में किया है। ये षड्यंत्र है किसी हमारे आरक्षण को हमें यहाँ गुलाम बनाने के लिए षड्यंत्र करने के लिए ईवीएम को लाया गया है। अब ईवीएम के हम लोग शिक्षक है, वोट भी कराते हैं, फिर भी हमको विश्वास नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। अब मान लिया जाए मैंने बटन दबाया, आंख से मैंने देखा कुत्ता निकला, ठीक है, कुत्ता को साइड में रख दिया गया, कुत्ता की फोटो को। और यहाँ जो ये मशीन है, ये यहाँ इस मशीन में क्या घुसा क्या नहीं, सांप घुसा कि कैन घुसा, वो मैंने नहीं देखा। मुझे जो आंख से दिखाई दी उसको तो साइड कर दिया गया। सिंपल सा मेरा सवाल है, जो मैंने आंख से देखी उसकी गिनती आप नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ पर सांप की छुप घुस गया है आप वो हमको बता रहे हैं, और उसमें भी वोट नहीं है, उस मशीन में वोट नहीं घुसा है, वो तो संख्या घुसा है 1 2 3 4। वोट तो आपका यहाँ है, कुत्ता है, बिल्ली है, का फोटो है। बस इन्हीं चंद बातों से मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ, और मैं चाहूंगा अंतिम में जितने भी यहाँ कर्मचारी वर्ग आए हुए हैं, हमें यह जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि अपने समाज में हम ही एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और समाज को नेतृत्व दे सकते हैं। बस धन्यवाद, जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संतराम महोदय जी, कांसेल कोटा से इन्होंने अपना विचार रखा। अब यहाँ देवघर से किस्कू जी जो बागसेत के उपाध्यक्ष हैं, वो आप मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। किस्कू जी अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ 10वां संयुक्त झारखंड राज्य अधिवेशन 2024 में जो दुमका में चल रहा है,